नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट मैनी मैनी टॉपिक्स, बट दिस टॉपिक्स आर जनरली सम एडवांस टॉपिक्स एंड यू हैव टू बी फोकस ऑन इट विदाउट बोरिंग। देखिए, ये टॉपिक जनरली सामान्य नहीं है, असामान्य है। आई मीन इनके बारे में आपको जानकारी पहले से होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे समझिए। प्रत्येक टॉपिक पर कम से कम 5 से 7 मिनट का वेट आपको करना पड़ेगा। आपको बेहतरीन तरीका से शुरुआत से लेकर वर्तमान तक सभी घटनाओं को जोड़कर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इन वीडियोस को। पिछले वीडियोस में मैंने कई तरह के क्वेश्चन पूछे, उनमें आपने उत्तर देने की कोशिश की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आगे इसे और बढ़ाएं और प्रोत्साहन दें। मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज का वीडियो बहुत ही कंपाइल वीडियो है। मैंने कई जगह से कट कॉपी करके बहुत से अच्छे अच्छे स्रोतों के माध्यम से पॉलिटी का एक बेहतर सेक्शन बनाया है, और इस सेक्शन में हम लोग 5 से 7 घटनाओं पर एक विस्तृत और डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो पर और चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का, मराठा आरक्षण, जो अभी हाल में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। हाल में मतलब 2020 में ही घटना चल रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया इसके बारे में जानेंगे, और मराठा आरक्षण क्या था, इसमें क्या ये मतलब अब तक का सबसे विवादित या सबसे अलग आरक्षण की बात हो रही है। साथ साथ हम लोग जानेंगे आरक्षण की पृष्ठभूमि क्यों रही, क्या रही है। ओबीसी आरक्षण, एसएससी या एससी एसटी, और यहाँ तक कि जो आज ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिल रहा है, उस सारी बातों को, आरक्षण को बारीकी ढंग से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको हाल में ही क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने राज्य के अधीन सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक विशेष प्रकार का कानून लाया गया जिसमें नौकरी, सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की बात की जा रही थी। क्यों इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, आखिर क्या बात थी? देखिए, नवंबर 2018 में महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा है, उसके लिए मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की बात किया, उसको प्रदान किया गया था। विशेष अधिनियम में महाराष्ट्र राज्य को पिछड़ा वर्ग आयोग सहित विधानसभा और विधान परिषद दोनों के द्वारा इसका अनुमोदन, मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। और उसमें पूरी तरह से दोनों, चूंकि आपको पता होगा महाराष्ट्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो दोनों ने इसको रेटिफिकेशन दिया। इसके बाद ये मामला शिक्षा और नौकरियों में क्रमशः 12% शिक्षा में और 13% नौकरी में आरक्षण दिया जाने के कारण क्या हुआ, जो टोटल जो शिक्षा और नौकरी में जो आरक्षण था वो बढ़कर 64% से 65% हो गया। ठीक है, क्रमशः 64-65% हो गया। इससे क्या मामला हुआ देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर न्यायिक हस्तक्षेप क्यों किया है, तो इसमें न्यायिक हस्तक्षेप, आखिर जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों हुआ, देखते हैं। देखिए, शुरुआत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत जो दिए जाने वाले जो आरक्षण है, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दे दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा कि आरक्षण को 16% की बजाय इसे घटाकर 12% शिक्षा में और नौकरी में 13% बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद मराठा छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में प्रदान करने वाले जो इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि सितंबर 2020 में मराठा आरक्षण के समक्ष एक और बाधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र के लोग तो खुश थे कि मराठा को आरक्षण मिल चुका है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, शिक्षा में आपको 12 और 13% शिक्षा नौकरी में मिल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। कारण क्यों? क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया गया था। देखिए, इस विषय पर आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। 1992 का इंदिरा साहनी मामला या फैसला, वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था, जिसे हम लोग मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। उसमें इस बात को बरकरार रखा गया कि आरक्षण जो है वो वैध है। शीर्ष अदालत ने 2 महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किए। सबसे पहले अदालत ने कहा कि
किसी समुदाय को आरक्षण प्रदान करने हेतु जो अहर्ता है, जो कसौटी है, उसकी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन बहुत जरूरी है। आप आरक्षण तब दीजिए जब वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो। दूसरा है कि अदालत ने कहा कि जब आप वर्टिकल आरक्षण की बात करते हैं तो उसकी सीमा जो है ना 50% तक रहना चाहिए और प्रशासन में दक्षता हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि 50% की जो सीमा है वो कोई मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, असाधारण परिस्थिति में इसको थोड़ा सा बदला भी जा सकता है। तो मराठा आरक्षण कानून को रद्द क्यों किया गया जब बदला जा सकता था? तो मराठा आरक्षण दिए जाने से आरक्षण की सीमा की जो निर्धारित सीमा है मंडल कमीशन के अनुसार वो 50% को क्रॉस कर जाएगी। और अदालत ने कहा कि मराठा समुदाय से अलग आरक्षण प्रदान करने से, अगर मराठा समुदाय को अलग से अगर आरक्षण प्रदान कर देंगे तो यह आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार और आर्टिकल 21 जो विधि के जो सम्यक प्रक्रिया है, दोनों का उल्लंघन हो जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का दलील था कि इंदिरा साहनी फैसले पर पुनर्विचार हो, उसको 11 न्यायाधीश पीठों को भेजा जाए, क्योंकि इसे एक मनमाने ढंग से सीमा निर्धारित कर दिया गया है जिस पर संविधान का कोई विचार ही नहीं है। इसके अतिरिक्त इंदिरा साहनी मामले में बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ ऐसे फैसले दिए गए जो स्वयं इस निर्णय में छूट देते हैं, तो फिर आखिर मराठा लोगों को क्यों नहीं? तो 1992 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए अदालत ने क्या टिप्पणी किया इस पर? अदालत का कहना स्पष्ट है कि इस मामले पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि 1992 में जो कुछ भी 50% की सीमा जो निर्धारित की गई आरक्षण के लिए वो मनमाने ढंग से की गई है, लेकिन अब उसे अब संवैधानिक मान लिया गया है, अब यह गैर संवैधानिक नहीं है। तो मराठा आरक्षण क्या वो अपवाद है? क्या कुछ एक्स्ट्रा बातें कर रहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है? देखिए, मराठा समुदाय एक प्रभावशाली अगड़ा समुदाय है, वह राष्ट्र जीवन की मुख्य धारा में ऑलरेडी शामिल है, इसलिए अदालत ने उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखकर असाधारण मामला इसे नहीं माना। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग को चिन्हित करने हेतु राज्य की शक्ति उसे दी गई है। काम तो राज्य का है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसको आप आरक्षण दीजिए। और 102वां संविधान संशोधन पर पहली टिप्पणी उसने कर डाली, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान का 102वां संविधान 102nd अमेंडमेंट अधिनियम 2018 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यू नो अबाउट दैट कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस टुडे एक संवैधानिक बॉडी बन चुका है, ठीक है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करने की शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को अब पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करने का उसको शक्ति मिल रहा है। कई राज्यों के द्वारा इस संशोधन की व्याख्या पर सवाल उठा दिया गया है और तर्क दिया गया है कि यह संशोधन उनकी शक्तियों पर अंकुश लगा रहा है, क्योंकि यह पावर तो राष्ट्रपति के पास चल जाएगा अब। हालांकि न्यायाधीश का एक पीठ का स्पष्ट कहना है कि 102 संविधान संशोधन संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। पीठ की बहुमत स्पष्ट है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा यानी सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की पहचान केंद्रीय रूप से की जाएगी, किंतु फिर भी राज्य सरकारों के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित करने और सहकारी संघवाद की भावना को विशिष्ट नीति बनाने की शक्ति तो होगी ही, क्योंकि संघवाद को व्यवस्थित रखना है, खड़ा रखना है। ऐसा नहीं है कि 102 जो अमेंडमेंट हुआ उसके कारण जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने का जो पावर है, या कह सकते हैं कि ओबीसी जिस प्रकार से संवैधानिक कैटेगरी के तहत अब ये ओबीसी कैटेगरी जो है एक तरह से संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, तो इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि वो पूरा तरह से पावर केंद्र पास चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आई थिंक ओवरऑल यू अंडरस्टूड अबाउट एनीथिंग। देखिए, आपको पता चला, बता देता हूँ कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक कुछ विशेष कंडीशन में होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन अगर मतलब सभी को आरक्षण दिया जा रहा है तो फिर तो आरक्षण का जो मकसद है, मोटो, वो तो फेल हो जाएगा। आरक्षण किसे मिलना चाहिए? ये जो आरक्षण है वास्तव में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आपको आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4, 15 का 3, 15 का 4, 16 का 3, 16 का 4, ये सब आरक्षण है, ये सब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 14 में समानता की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 14 का समानता का अधिकार पूरी तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है। उसमें भी आपको बताया गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा। समानता किसके साथ होती है? समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। तो समान के साथ समान व्यवहार किया जाए
उसके लिए तो आपको आर्टिकल 41 और असम आपको पता होगा, तो उसमें विशेष प्रकार के प्रावधान भी है। समानता का अधिकार तो सब जगह बरकरार नहीं रह सकता है ना। हजारों सालों से एसटी, एससी और भी जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ मतलब गलत व्यवहार किया गया है, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, तो उनको आरक्षण के माध्यम से प्रमोट किया जाता है। रही बात बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो आपको पता होगा मंडल कमीशन के माध्यम से 27% के आरक्षण की सीमा बरकरार रखी गई है। अब तो वर्तमान में एस टी एस सी और ओबीसी को मिलाकर लगभग 49.5% का आरक्षण का सीमा बनता है। उसके बाद ईडब्ल्यूसी को 10% का आरक्षण दिया गया। तो ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा आरक्षण की बात हो रही है। तो इस बात को ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रशासन की जो दक्षता है वो बरकरार रहनी चाहिए। आरक्षण के माध्यम से योग्यता को खत्म करने का कोई मतलब सरकार का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, लेकिन आरक्षण कहीं राजनीतिक टूल ना बन जाए, सरकार इसको अपना वोट बैंक का मतलब सहारा, वोट बैंक राजनीति इसमें ना करने लगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से आरक्षण को फिर से पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। इसको मतलब एक तरह से कैटेगराइज करने की जरूरत है और फिर से इस पर रिव्यू करने की जरूरत है कि आरक्षण जिसे मिलना चाहिए था वास्तव में उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी में एक कंसेप्ट आता है क्रीमी लेयर, यू नो अबाउट दैट, कि ओबीसी में बहुत से ऐसे धनवान लोग हैं जो निम्न का जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए थे, लेकिन उनके कुछ लोगों को आरक्षण मिलने के बाद वो मतलब बेहतर हो गए, उनका जीवन अब बेहतर चल रहा है। उनके उनके घर से प्रत्येक लोग कोई ना कोई सरकारी नौकरी में है, अर्थात सरकारी नौकरी में उनका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें क्रीमी लेयर का सीमा कि एक निश्चित इनकम के बाद वो उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। उसको क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है अब एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में भी लाने की बात की जा रही है, क्योंकि बहुत से जो एसटी एससी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनके अंदर मतलब क्या हो गया कि वो आरक्षण का फायदा एक ही परिवार उठा रहा है, एक ही कुनबा उठा रहा है। क्या इस पर एक पुनर्विचार करने की जरूरत है? इस पर आप अपना कमेंट लिखिए कि क्या आरक्षण जो है वो वास्तव में फेल हो चुका है या फिर आरक्षण निश्चित रूप से अभी भी बेहतर साधन है ताकि कमजोर लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके। आर्टिकल 142 को अब जानिए। देखिए आर्टिकल 142 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर प्रश्न बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा और हमेशा बरकरार रहेगी। आर्टिकल 142 को जानिए स्पष्ट रूप से। सुप्रीम कोर्ट को 142 अनुच्छेद 142 के रूप में कुछ खास शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए कोर्ट कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत जो पावर दिया गया है उसका भरपूर इस्तेमाल आजकल हो रहा है। तो दो ऐसे केस बताइए जिसमें आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हुआ है, कमेंट सेक्शन आपके लिए जारी है। देखिए ओवरऑल आपको समझाना था हमको आर्टिकल 254 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 254 क्या कहता है, लेट्स सी अबाउट इट। देखिए क्या है आखिर संविधान का अनुच्छेद 254 का सब क्लोज 2। भारत का संविधान अनुच्छेद 254 एक ऐसी स्थिति को दिखाता है या बताता है या संदर्भित करता है जहां किसी भी मामले में संबंध में राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या कोई भी उपबंध जो किसी समवर्ती सूची में आता हो और संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के कंट्राडिक्ट में आता हो, दोनों में टक्कर हो गया हो, अर्थात संसद के द्वारा बनाया गया कानून और राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कानून वो भी समवर्ती सूची में, तो दोनों के बीच अगर कंट्राडिक्ट हो जाए तब क्या होगा। ऐसे तो जनरली स्टेट में आप जानते हैं कि समवर्ती सूची में बनाया गया दोनों, चूंकि केंद्र को और राज्य को दोनों को अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में आपस में टकराव हो गया तो केंद्र सूची उस पर हावी होती है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल मामला है, अगर ऐसा मामला राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया हो कानून तब लागू होगा, प्रबल होगा, जब उस कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख दिया गया हो और राष्ट्रपति ने उसे उस पर अनुमति दे दी हो। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 249 के तहत राज्य विधायिका के पास जो कानून बनाने के लिए भेजा जाता है राज्यपाल के पास, राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ के लिए रख देता है, सुरक्षित रख देता है। राष्ट्रपति उस पर विचार बताएंगे। अगर राष्ट्रपति ने उसमें हामी भर दी है, सहमति दे दिया और वो बिल समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ हो और उससे पहले एक कानून केंद्र के द्वारा उसी विषय पर बना दिया गया हो और इसमें कंट्राडिक्ट हो जाए, तब फिर अब यह कानून जो होगा वो राज्य विधायिका द्वारा बनाया कानून लागू होगा। इस अनुच्छेद को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप पहले समझिए कि सबसे पहले यह अनुच्छेद केवल तभी लागू होगा जब वह समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर राज्य का कानून संसद द्वारा पारित राष्ट्रव्यापी कानून के विरोध में खड़ा हो गया हो।
दोनों आपस में टकरा गए हों। और ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति राज्य के कानून को अपनी सहमति दे देता है तो राज्य का कानून ही माना जाएगा, प्रभावी होगा, और उस राज्य में संबंधित केंद्र कानून लागू नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना आसान है? क्योंकि आप तो जानते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है, ठीक है। और अगर राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए रखा गया कोई बिल और राष्ट्रपति उस पर सहमति दे दे, वो शायद बहुत ही मुश्किल केस है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो। यह प्रावधान राज्य विधायिका को राज्य में पहले से लागू जो संसदीय कानून है उसके उपवन से हटकर किसी अन्य कानून के निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि राज्यों को यह शक्ति केवल उन्हीं मामलों में है जो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में शामिल होना चाहिए। यदि संसद द्वारा पारित किया गया कानून रद्द करने के लिए राज्य अपना स्वयं का विधेयक ला सकता है। आपको पता होगा संसद द्वारा कोई भी कानून बनता है तो उसको रद्द करना चाहता है तो राज्य अपना कोई भी कानून बनाना सकता है, ला सकता है, किंतु उन विधेयकों में से कोई भी तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर अपनी सहमति व्यक्त ना कर दे। कानून के विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि यह राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार है कि वह राज्य विधेयकों पर हस्ताक्षर करे या ना करे, और इसकी कोई समय सीमा भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करता है, उनकी सलाह पर चलता है। 44वां संविधान संशोधन की स्पष्ट बात भी तो स्पष्ट हो चुका है। इसलिए राज्य के इस प्रकार के विधेयकों को पारित करना अपेक्षाकृत बहुत कठिन है। हालांकि यह काफी दुर्लभ स्थिति होगी जब भारतीय राष्ट्रपति केंद्र मंत्रिमंडल की सलाह को दरकिनार कर दे, मतलब ठुकरा दे, और राज्य के कानून को अनुमति दे दे। दैट्स अ वेरी डिफरेंट। अब इसी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बात कर लेते हैं हम लोग कि आपको पता होगा विधायी विषयों का जो वितरण है वो 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है उसको हम लोग विधायी शक्ति बोलते हैं। ओवरऑल मतलब केंद्र और राज्य अपने अपने कानून बनाते हैं, तो विषयों का बंटवारा किया गया है। भारतीय की संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उनमें 3 सूचियों का जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य का बीच स्पष्ट रूप से बयान है। संघ सूची जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों सूची में सबसे बड़ी सूची है, सबसे बड़ा लिस्ट इसमें है। इस सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संबंधित विषय और जो ऐसे विषय शामिल होते हैं जो पूरे राष्ट्र व्यापी हो, पूरे राष्ट्र के लिए कानून बने, उसमें एकरूपता स्थापित होना बहुत जरूरी है। जैसे बैंकिंग है, मुद्रा है, परमाणु ऊर्जा है, विदेशी मामला है, रक्षा है, पोस्ट और टेलीग्राफ है, आयकर, कस्टम ड्यूटी और इससे कुछ जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो भारत के केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची के मामले में देखा जाए तो ऐसे मामले, तो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का जो एक अधिकार होता है वो राज्य के विधायिका के पास होता है। आपातकाल को छोड़ दिया जाए और कुछ विशेष कंडीशन है, 5 ऐसे कंडीशन है जिसमें राज्य सूची पे भी केंद्र कानून बना सकती है, वो बाद में चर्चा होगा। राज्य सूची में राज्यों के मध्य जैसे व्यापार, पुलिस, मछली पालन, वन, स्थानीय सरकार, थिएटर, उद्योग, ऐसे विषय शामिल होते हैं। इसके अलावा तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों ही समवर्ती सूची में शामिल जो विषय है उस पर कानून बना सकती है। इस सूची में मुख्यतः ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर पूरे देश में कानून की एकरूपता मतलब जरूरी है लेकिन आवश्यक नहीं है। एकरूप हो तो अच्छा बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। समवर्ती सूची में जैसे स्टंप ड्यूटी है, ड्रग्स और जहर है, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण, जैसे कुल 52 विषय, मूल रूप से इसमें 47 विषय थे लेकिन अभी वर्तमान में 52 विषय हैं जिस पर समवर्ती सूची में जिक्र है, जिसमें दोनों कानून बना सकती है। ध्यान रहे कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। ये 5 विषय कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, तीसरा है वन, चौथा है माप तौल और न्याय प्रशासन है जिसको समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। ओके, आई थिंक गॉट द ओवरऑल कंसेप्ट। देखिए भारत में संघात्मक व्यवस्था है, अर्थात केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। कार्यपालिक शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, ठीक है, प्रशासनिक शक्ति, सबका स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। इसमें केंद्र अपने मोनोपोली, अपना एकाधिकार, अपना मतलब विचारधारा राज्य पर लाद नहीं सकता है क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से उनके कार्यों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है।
7वीं अनुसूची में तो आप समझ ही गए कि विभिन्न विषयों का स्पष्ट रूप से बंटवारा है। विधायी शक्ति के साथ साथ कार्यपालिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति, स्पष्ट रूप से सब कुछ जिक्र किया गया है। राज्य केंद्र के अधीन नहीं है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के शक्तियां का स्पष्ट बंटवारा होता है। ओके, और संघात्मक व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए 7वीं अनुसूची का सम्मान करना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं वो ओवरऑल पूरे के पूरे केंद्र के पास चले जाते हैं। आपातकालीन की ऐसी स्थिति है। इसके अलावा अगर राज्यसभा के जो सदस्य हैं या राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी विषय पर राज्य पर कानून, राज्य यानी संवर्धित सूची या राज्य सूची पर कानून बनाने का बोले तो ऐसा हो सकता है। अगर 365 जिसको आप जानते हैं कि जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उस कंडीशन में राज्य की शक्ति लगभग खत्म ही हो जाती है, सस्पेंडेड हो जाते हैं। हालांकि राज्य विधानसभा भंग नहीं होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति को ये सूचना देता है कि राज्य में जो संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद जो कुछ भी बिल पास होता है वो तो केंद्र के द्वारा ही पास किया जाता है राज्य के लिए। इसके अलावा आपातकाल के अलावा और भी विशेष कंडीशन है जिसमें राज्य सूची में कानून बना सकते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा कह दे तो भी हो सकता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट कोर्ट कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आपको समझाना है कि कोर्ट की जो अवमानना होती है वो 2 प्रकार की होती है जनरली। एक सिविल अवमानना, दूसरा है आपराधिक अवमानना। अवमानना का सीधा मतलब होता है कि एक तरह से किसी के क्षेत्र में घुसकर उसका बखेड़ा उखाड़ना। अब देखते हैं कि किस प्रकार से अदालत का अपमान कर रहे हैं, जिसके कारण अदालत एक तरह से रुख हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और अपने बचाव के पक्ष में 2 प्रकार का अवमानना घोषित करती है। एक है सिविल अवमानना। इसमें क्या होता है कि किसी भी फैसला हो, अगर किसी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी मामला पर, किसी फैसले पर, किसी दिशा निर्देश या रीट अदालत की कोई प्रक्रिया है, उस पर अगर किसी के द्वारा जानबूझकर उसके वचन को या उसके मतलब उसके दिए गए निर्देश को या गाइडलाइंस को अगर उल्लंघन किया जाता है तो उस पर सिविल अवमानना का मतलब केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन आपराधिक अवमानना थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा मतलब और कठोर होता है। इसके तहत किसी ऐसे विषय, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो या शब्दों के माध्यम से हो या संकेत के माध्यम से हो या चित्र बना के हो या वीडियो बना के हो या किसी भी प्रकार से प्रकाशन के द्वारा हो, तो अदालत की जो तौहीन होती है उसकी निंदा करने की कोशिश की जाती है या उसके न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाती है या बाधा डालने का प्रयास किया जाता है, तो आपको आपराधिक अवमानना का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि आपराधिक अवमानना, सिविल अवमानना वास्तव में कहीं ना कहीं ये कोर्ट की शक्ति को बढ़ा रहा है। क्या ये जरूरी है कि व्यक्ति के द्वारा जो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए, आपको आर्टिकल 19 में स्पष्ट रूप से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, जिसमें आप लिख कर, बोलकर, चित्र बनाकर, संगीत के माध्यम से, शॉर्ट में कहे तो आप अपने अनुभवों को या शेयर कर सकते हैं, आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसको चूंकि आपकी कोर्ट की अवमानना जो की है वो पूरी तरह से वेग है, मतलब अपरिभाषित है। ये कौन निर्धारित करेगा कि ये कोर्ट की अवमानना है? ये कोर्ट निर्धारित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है, आपस में भिड़ जा रहा है। तो दोनों में एक संतुलन की स्थिति की जरूरत है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कोर्ट की अवमानना के कुछ इससे जुड़े हुए कुछ जो आर्टिकल, जिसके बारे में आपको याद कर लेना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को और 215 में हाई कोर्ट को अगर न्यायालय की अवमानना कोई करता है तो उसको दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति दी गई है। याद रखिएगा, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पास है और 215 जो है वो हाई कोर्ट के पास है। अगर किसी व्यक्ति ने या तो उसने आपराधिक अवमानना या तो सिविल अवमानना, दोनों में से किसी की अगर उसने उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की है या फिर उसका अवमानना किया है, मतलब उसको कहीं ना कहीं खंडित करने की कोशिश की है, तो आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सजा दे सकती है। 1971 की अवमानना की अधिनियम धारा 10, चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का जो एक एक्ट है उसमें एक धारा 10, उसमें हाई कोर्ट को अपने द्वारा जो उसके नीचे जो अदालत होते हैं उसका अगर कोई किसी ने अवमानना कर दिया, चूंकि आपको पता होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तो शक्ति है आर्टिकल 129 और 215 के तहत, लेकिन अगर जीरा अदालत या उसके नीचे और भी जो अदालत होते हैं उनकी अगर अवमानना हो तो उनको कौन बचाएगा?
या उनको कौन, मतलब उसके लिए कौन रिट जारी करेगा? तो इसके लिए धारा 10 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, अगर उसका कोई अवमानना करता है तो उसको दंडित करने का पावर हाईकोर्ट को दिया गया है। संविधान में लोक व्यवस्था और मानहानि जैसे संदर्भ सहित अदालत की अवमानना के रूप में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर उचित प्रतिबंध को सम्मिलित भी किया गया। ध्यान रहे, आपका आर्टिकल 19 में जो 6 अधिकार दिए गए, 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, वो 6 को 6 प्रत्येक आर्टिकल में एक सब क्लोज, 19 का 1, 19 का 2, इस तरह से सब क्लोज का मतलब होता है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तार्किक प्रतिबंध लगाया गया है। और उस तार्किक प्रतिबंध में एक क्लोज कोर्ट का अवमानना भी शामिल है। अर्थात संविधान की ही खुद शक्ति देती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, कोर्ट की अवमानना के आधार पर आर्टिकल 19 में जो अधिकार दिए गए व्यक्ति को, मौलिक अधिकार, उस पर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का बहाना बना सकते हैं। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक से पहले थोड़ा सा ये भी जान लें कि अगर आप सोच रहे हो कि कोर्ट की अवमानना वर्तमान समय में कितना प्रासंगिक है, क्या कोर्ट की जो अवमानना है, जैसे आपने अभी महान जाने माने वकील, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बस आप समझिए, जाने माने वकील पर को 1 रुपये का चार्ज लगाया गया। विश्व के तमाम देशों ने, चाहे वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन की जो देश है, ब्रिटेन जैसा बड़ा बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है, इसने अपने यहाँ से कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा शब्द का मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो क्या भारत में जो एक लीगेसी जो धारण की गई है, औपनिवेशिक शासन की जो व्यवस्था रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा शब्द जो आज के मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा अजीब लगता है, तो आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है, या इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अच्छी तरह से परिभाषित करने की जरूरत है। आप अगर इसको अपरिभाषित रखिएगा तो किसी भी मामला को कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अगर कुछ करता है तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बहाना बना के उसे दंडित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक लोकतंत्र में जो वाद विवाद, जो एक तरह से स्वतंत्र विचारधारा प्रकट करने की जो एक आज़ादी होनी चाहिए, हालांकि ठीक है कि इससे देश की एकता, अखंडता, कोर्ट का सम्मान, गरिमा, न्यायालय की जो एक तरह से गरिमा बनी है उसको बरकरार रखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बहाना बनाकर लोगों के अभिव्यक्ति को कुचला जाए। तो सरकार अगर इसका लगातार इस्तेमाल करती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता की जो सबसे बड़ी पावर होती है लोकतंत्र में, जिसके बारे में जेम्स मिल ने बहुत ही बेहतरीन लिखा है कि अगर आपके स्वतंत्रता का अगर अधिकार आपको ना दिया जाए तो लोकतंत्र तो झूठ मूठ का लोकतंत्र है। तो इस पर विचार कीजिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और आप एनएसए ला रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी ला रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि 124 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, धारा 144 का इस्तेमाल होता है। इन सब चीज़ों का एक तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक तरह से कहीं ना कहीं वो शिफ्टेड हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? तानाशाही की ओर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र का ताना बाना जो है, जो बेहतरीन होना चाहिए था, उसमें कमजोरियाँ आ रही है। तो सोचने की ज़रूरत है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ ताकि आप लोग इसको इंटरेस्ट वे से सुने। ज़्यादा बड़ा होता है तो मेरे ख्याल से आप इस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो थैंक्स फॉर लॉट वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। बट इफ इज एनी डाउट और आपको लगता है कि वीडियो में कुछ अच्छा नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। धन्यवाद।